गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रामर में देखेंगे क्रिया। क्रिया का मतलब होता है इंग्लिश में वर्ब। क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो लाल अक्षरों से लिखा है वो क्या है। क्रिया का मतलब होता है किसी भी काम को करना। क्रिया का मतलब होता है किसी भी काम को करना, जैसे सोना, खाना, चलना, फिरना, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। क्रिया मतलब जिसके द्वारा हमें काम का होने का पता चलता हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे इस पैराग्राफ में हम देखेंगे, यहाँ पर जो लाल अक्षरों में लिखा है उसे थोड़ा ध्यान देना कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं स्कूल से घर आ रहा था, तभी मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा जो सड़क पार नहीं कर पा रहा था। मैंने उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर सड़क पार कराई। उस व्यक्ति ने खुश होकर मुझे धन्यवाद दिया। अब यहाँ पर हमने देखा पहले लाइन में लिखा पढ़ता हूँ, तो पढ़ना, आना, देखना, पकड़कर, पार कराई, होकर, ये सब क्या हैं? ये सब क्रियाएं बता रही हैं, मतलब काम करने के बारे में बता रहे हैं। तो उपयुक्त अनुच्छेदन में रेखांकित शब्द क्रिया करने का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही क्रिया कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने का अथवा होने के बारे में बताते हों उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के होने का अथवा काम के करने का बोध होता हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कि क्रिया कैसे कैसे होती है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो अब आप जान गए हैं कि क्रिया के अभाव में वाक्य अपूर्ण है। मतलब अगर हम पूरा वाक्य लिखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वाक्य में क्रिया ना हो। अगर क्रिया नहीं होगी तो वाक्य पूरा नहीं होगा। पूर्ण मतलब पूरा नहीं होगा। इसीलिए वाक्य के अंदर क्रिया होती ही है। अगर क्रिया नहीं होगा तो वाक्य भी अधूरा रह जाएगा। तो क्रिया 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से होती है। पहली, कुछ क्रियाएं की जाती हैं और दूसरी क्रियाएं स्वयं होती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसे हम करते हैं और दूसरी क्रिया कैसी होती है? जो अपने आप होती है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये क्या है? क्रिया कर रहे हैं। क्रिया क्या कर रहे हैं? खाने की क्रिया कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये क्रिया की जा रही है, ये क्रिया की जा रही है। और दूसरे में क्या है? नदी में पानी बह रहा है, तो क्रिया स्वयं हो रही है। पानी जो बह रहा है वो कोई बहा नहीं रहा है पानी, तो क्या हो रहा है? ये क्रिया अपने आप हो रही है। और जो पहली क्रिया थी कि कुछ क्रियाएं की जाती, मतलब कैसा कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ, ये मैं क्रिया कर रही हूँ बराबर। लेकिन दूसरे वाक्य में क्या है? नदी बह रही है, तो नदी अपने आप बह रही, कोई उसमें पानी डाल के उसको पानी को बहा नहीं रहा, तो क्रिया ये अपने आप हो रही है। तो 2 प्रकार से क्रिया होती है। एक तो क्रिया की जाती है, दूसरी क्रिया अपने आप या स्वयं होती है। यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। विभक्ति का मतलब क्या होता है? की, के लिए। अगर इन शब्द का प्रयोग नहीं होता तो कर्ता के अनुसार होती है। तो ये क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता मतलब क्या होता है? जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे माली फूल तोड़ता है, तो पुल्लिंग एक वचन। चूहिया चू चू करती है, तो स्त्रीलिंग बहुवचन। ठीक है, फिर दूसरा देखेंगे हम।
यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। पहले में क्या था, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह का मतलब क्या होता है, के, ने, के लिए, को, ये शब्द क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। वहाँ पर क्या था, कर्ता के अनुसार होती थी, यहाँ पर कर्म के अनुसार होती है। जैसे राधा ने गाना गाया, तो राधा ने गाना गाया तो कर्म के साथ हो रहा है, तो पुल्लिंग एकवचन। राम ने रोटियां खाई, तो रोटियां क्या है, स्त्रीलिंग है, खाई तो बहुवचन। ठीक है, राम ने रोटियां खाई तो ये कर्म कर रहा है। राम क्या कर रहा है, जैसे राधा गाने गाने का काम कर रही है, राम रोटी खाने का काम कर रहा है, तो ये कर्म हो रहा है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे क्रिया विकारी होती हैं, कर्ता के लिंग, वचन और काल के अनुसार इसके रूप बदलते हैं। बराबर, क्रिया विकारी होती, विकारी मतलब बदलने वाली होती है, जो कर्ता के लिंग, वचन और काल के अनुसार इनके रूप बदल जाते हैं। जैसे लिंग के अनुसार कैसे बदलते हैं, जैसे लिंग के आधार पर रोहन स्कूल जाता है। ठीक है, रोहन स्कूल जाता है, और लिंग में दूसरा सीमा स्कूल जाती है, तो ये लिंग के आधार पर बदल गया। फिर वचन के आधार पर चूहा भाग रहा है, तो चूहे भाग रहे हैं। ठीक है, फिर काल के अनुसार मैं कल घूमने जाऊंगी, तो मैं कल घूमने गई थी। है क्रियापद बहुवचन क्रिया के लिए ही निर्धारित है, परंतु बड़े सम्मानित कर्ता के साथ आदर सूचक रूप में भी है का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुवचन और एकवचन में भी आदर पूर्वक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी अभी आ रहे हैं, माताजी पूरियां बना रही हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, है शब्द लगाया तो आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर हम आगे देखेंगे धातु। धातु का मतलब होता है रूट। धातु का मतलब होता है रूट। तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है। जो क्रिया होती है उसका मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। कि और धातु के साथ प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय मतलब जो पीछे शब्द लगाए जाते हैं, और प्रत्यय लगाकर अन्य क्रियाएं बन जाती हैं। बराबर, उसका मूल रूप, जैसे मूल रूप धातु, क्रिया का मूल रूप धातु क्या है, लिख। बराबर, वो धातु है अर्थात वो रूट है, लेकिन वो लिख के अंदर प्रत्यय लगाकर, जैसे ता, गा, खा, ना, ये शब्द लगाकर जो प्रत्यय मतलब जो पीछे शब्द लगाए जाते हैं, तो जो पीछे शब्द लगाकर बनते तो वो क्रिया अन्य क्रिया के रूप में बदल जाते हैं। जैसे लिख, ये मूल धातु है, ये मूल धातु, लेकिन इसके अंदर प्रत्यय लगाया है। जैसे लिखता, ता प्रत्यय लगा, लिखूंगा, गा प्रत्यय लगा, लिखा, आ प्रत्यय लगा, लिखना, ना प्रत्यय लगाया है, लिखो, ओ प्रत्यय लगाया है, लिखिए, ये प्रत्यय लगाया है। तो यहाँ पर प्रत्यय लगाकर क्रिया अन्य शब्द में बनती है। आगे देखेंगे लिख में से अनेक क्रिया शब्द निकल रहे हैं। बराबर, हमने देखा जो लिख शब्द है इसके अंदर से अन्य क्रियाएं निकली हैं या निकल रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सभी क्रियाएं शब्दों के मूल में लिख शब्द समाहित है। यही मूल शब्द धातु होता है। भले ही शब्द बदल गए हों, अन्य क्रियाएं बदल गई हों, लेकिन मूल शब्द तो लिखी ही है। समझ में आया ना बेटा? ओके, तो धातु के भेद। धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है सामान्य धातु, दूसरा है व्युत्पन्न धातु, तीसरा है नाम धातु, चौथा है मिश्र धातु। ठीक है, तो सामान्य धातु का मतलब क्या होता है? सामान्य धातु का मतलब होता है मूल रूप में ना प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। ना प्रत्यय, समझ में आया? सामान्य धातु किसे कहते हैं? मूल शब्द में ना प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। जैसे पढ़, ये मूल शब्द है लेकिन इसके पीछे क्या लगा है? ना, तो ये सामान्य धातु का। समझ में आया? पढ़, पढ़ना, लिख, लिखना,
जा जाना, सो सोना आदि। समझ में आया ना बेटा। आगे देखेंगे व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु मतलब होता है सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई गई धातु को व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे सामान्य धातु में क्या लगाया गया था, ना प्रत्यय लगाया था, बराबर। सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई गई जो धातु बनी थी, जैसे पढ़ना, पढ़ना जो सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई थी, तो क्या था, पढ़ना। अब बनाई गई धातु को ही, जो पढ़ना शब्द बनाया गया, उसी धातु को क्या कहेंगे, उत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे मूल धातु क्या था, मूल धातु क्या था, दे, बराबर। सामान्य धातु क्या बना, देना, क्योंकि ना लगा ना पीछे, बराबर। और व्युत्पन्न धातु क्या हुआ, दिलाना, दिलवाना। फिर मूल है चल, सामान्य धातु है चलना, व्युत्पन्न धातु है चलाना, चलवाना। सो सोना, सुलाना, सुलवाना। रो रोना, रुलाना, रुलवाना। काट कटना, काटना, कटाना। ठीक है। फिर आगे देखेंगे नाम धातु। नाम धातु किसे कहते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु रूप बनते हैं उसे नाम धातु कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर जो धातु बनते हैं उसे हम नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से हाथ, हथियाना, सज्जा, सजाना, बात, बतियाना, फिल्म, फिल्माना, लात, लतियाना। सर्वनाम शब्दों से अपना, अपनापन, में, मिमियाना। विशेषण शब्द से चिकना, चिकनाना, गर्म, गरमाना, लंगड़ा, लंगड़ाना, दोहरा, दोहराना। ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे मिश्र धातु। संज्ञा, संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लगना, लेना, होना, आना आदि जोड़कर बनाई जाती है उसे मिश्र क्रिया कहते हैं। समझ में आया। संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषणों शब्दों के बाद ये जो संज्ञा आती है, विशेषण आए या क्रिया विशेषण, उनके शब्दों के बाद अगर करना, लगना, लेना, होना, आना आदि जोड़कर बनाई जाती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। समझ में आया। जैसे संज्ञा है शर्म, तो प्लस आना तो शर्माना। ठीक है, लगा ना उसके पीछे आना, तो ये मिश्र धातु है। विशेषण में बुरा, तो बुरा प्लस होना तो बुरा होना। फिर क्रिया विशेषण में ऊपर प्लस आना, ऊपर आना। समझ में आइए क्या है, मिश्र धातु कहलाते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया को विभाजित करने के दो आधार हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं अकर्म क्रिया और सकर्म क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्म क्रिया और सकर्म क्रिया। तो अब हम देखेंगे अकर्म क्रिया किसे कहते हैं। अकर्म का शाब्दिक अर्थ है बिना कर्म के। अकर्म का मतलब होता है बिना कर्म के। ठीक है। सकर्म मतलब कर्म के। ठीक है ना। अकर्म मतलब बिना कर्म के, बिना काम के। ठीक है। बिना कर्म के मतलब बिना काम के। तो अकर्म का शाब्दिक अर्थ है बिना कर्म के, अर्थात वे वाक्य जिनमें अकर्म का शाब्दिक अर्थ है बिना कर्म के, अर्थात
वे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं किया जाता। वाक्य में जिनमें क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं किया जाता। क्रिया के साथ, क्रिया तो होती है लेकिन उसके साथ कर्म का उल्लेख नहीं किया जाता, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अकर्म क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि कशिश हंस रही है, तो कशिश क्या है? करता है, और क्रिया क्या हो रही है? हंस रही है। तो यहाँ पर कर्म हुआ? कुछ भी कर्म हुआ यहाँ पर नहीं हुआ। तो बिना कर्म के, बराबर, बिना कर्म के। तो कशिश मतलब करता, और हंस रही मतलब करता हंस रही है, तो क्रिया कर रही है। तो कौन सी क्रिया कर रही है? हंसने की क्रिया कर रही है, ठीक है। पर इसके अंदर कहीं पर भी कर्म आया नहीं। जैसे कर्म कैसा होता है कि राम खाना खा रहा, तो खाना क्या है? कर्म था, ठीक है। कर्म क्या कर रहा? खाना खाने का। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर खाली कर्ता और क्रिया है, यहाँ पर कर्म आया नहीं है। तो बिना कर्म के जो कार्य किया जाता है वह अकर्म क्रिया होती है। उसी प्रकार दूसरे चित्र में देखेंगे, चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया है कर्ता, उड़ रही है क्रिया। उसी प्रकार तीसरे चित्र में देखेंगे, सूरज उग रहा है, सूरज मतलब कर्ता और उग रहा है मतलब क्रिया। तो उपयुक्त वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं हुआ। क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यह अकर्म क्रिया कहलाती है। समझ में आया? क्रिया के पहले किसको या क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर न मिले तो क्रिया के पहले किसको क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिले तो अकर्म क्रिया होती है। जैसे सुभाष क्या लिख रहा है, सुभाष क्या लिख रहा है, तो नहीं मिला, नहीं, हमें पता नहीं चला था ये क्या है? अकर्म क्रिया है। को चिन्ह का प्रयोग कभी भी अकर्म क्रिया युक्त वाक्य में नहीं होता। अकर्म क्रिया के साथ कर्म कारक का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब हम देखेंगे सकर्म क्रिया। अकर्म क्रिया में क्या था कि अकर्म क्रिया में था कि जिसमें अकर्म क्रिया में था कि जिसमें हम लोग, एक मिनट, बहुत आगे पहुंच गए, हमारा हाथ चल लग गया और आगे पहुंच गए हम लोग। तो यहाँ पर क्या था कि अकर्म क्रिया में क्या था कि वहाँ पर कर्म का कोई उल्लेख नहीं होता, ठीक है। अब देखेंगे सकर्म क्रिया। सकर्म क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता कर्म के साथ। अकर्म में क्या था? कर्म के बिना, और सकर्म में क्या था? कर्म के साथ, ठीक है। अर्थात वे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख किया जाता है उन्हें सकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, रोहन गिटार बजा रहा है, तो रोहन क्या है? कर्ता, गिटार क्या है? कर्म, बजा रहा है मतलब क्रिया। तो इसमें कर्म आ गया। ऊपर वाले में हमने देखा था कि कर्म नहीं था, तो वह अकर्म क्रिया थी। यहाँ कर्म है तो ये सकर्म क्रिया, ठीक है। तो पहले चित्र में हमने देखा रोहन कर्ता, गिटार कर्म और बजा रहा है क्रिया। तो यहाँ पर कर्म के साथ हो रही है क्रिया, अर्थात यह सकर्म क्रिया होगी। दुकानदार सामान बेच रहा है, कर्ता कर्म और क्रिया, ठीक है, तीनों है। दुकानदार कर्ता, सामान कर्म, बेच रहा है क्रिया, ठीक है। फिर तीसरे चित्र में हम देखेंगे, माँ फल खरीद रही है, तो माँ क्या है? कर्ता, कर्म क्या है? फल, खरीद रही है क्रिया, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में बजा रहा है, बेच रहा है और खरीद रही है क्रिया शब्द हैं। रोहन दुकानदार और माँ करता है। क्रिया के होने का प्रभाव गिटार, सामान और फल पर पड़ रहा है, अतः यह प्रभावित होने वाले शब्द ही कर्म हैं। इसीलिए हम इसे सकर्म क्रिया कहते हैं, क्योंकि इनके साथ कर्म का उल्लेख होता है। जैसे अब हम एक और देखेंगे, इसी का चित्र बताया गया है। कर्ता रोहन था, दुकानदार और माँ। कर्म क्या कर रहे थे कि गिटार बजाने का काम कर रहा था रोहन, दुकानदार सामान देने का काम कर रहा था, माँ फल खरीदने का काम कर रही थी। और क्रिया क्या हो रही थी? बजा रहा है, बेच रहा है और खरीद रही है। समझ में आया ना आपको सकर्म क्रिया क्या है?
कर्म के साथ होने वाली क्रिया सकर्म क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या था कि हमें क्या और किसको, अकर्म क्रिया में क्या था, क्या और किसको लगाने पर अगर हमें उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्म क्रिया है। यहाँ पर क्या है कि सकर्म क्रिया की पहचान के लिए क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्म क्रिया कहलाती है। जैसे माली माला बनाता है, माली माला बनाता है, तो प्रश्न क्या है, माली क्या बनाता है, तो आंसर आएगा माली माला। उत्तर मिल गया, यानी ये क्रिया क्या है, यह सकर्म क्रिया है। समझ में आ गया ना आपको। चलो अब हम आगे देखेंगे। सकर्म क्रिया के भी भेद होते हैं, बराबर। सकर्म क्रिया के कितने भेद हैं, सकर्म क्रिया के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से, पहला है एक कर्म क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, पहला है एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। तो पहले एक कर्मक क्रिया में क्या है कि जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म का उल्लेख किया जाता है। पहला चित्र आप देख रहे हो, पहले चित्र में आप देखिए ध्यान से, पहले चित्र में क्या है, पहले चित्र में है कि जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म का उल्लेख किया जाता है उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है, तो मोहन क्या है, कर्ता, आम क्या है, कर्म, और खाता है क्या है, क्रिया है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अध्यापक क्या है, कर्ता, कर्म क्या है, बच्चों को, और क्रिया क्या है, पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में एक ही कर्म का बोध हो रहा है, अतः यह एक कर्म क्रिया हुई। एक ही कर्म का बोध हो रहा है, जैसे पढ़ाना, एक ही काम हो रहा है, आम खा रहा है, एक आम खा रहा, आम, ये क्या है, एक कर्म क्रिया है। अब द्विकर्म क्रिया में क्या होगा, जिस क्रिया का प्रभाव 2 कर्मों पर पड़ता है उसे द्विकर्मी क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चों को सेब खिला रही है, माँ बच्चे को सेब खिला रही है, तो कर्ता माँ, कर्म बच्चे को, कर्म सेब खिला रही है। तो यहाँ पर क्या है, 2 बार कर्म आया, बच्चे को और सेब, 2 बार कर्म आया, तो यहाँ पे क्या होगा, द्विकर्मी है। वहाँ पर एक ही बार था तो एक कर्मी है, यहाँ 2 बार आया है तो द्विकर्मी है। कर्ता माँ है, बच्चे को भी कर्म है और सेब भी कर्म है, तो खिला रही है, तो माँ बच्चे को सेब खिला रही है, तो दो कर्म आ गया, तो द्विकर्मक होगा। ठीक है, फिर दूसरे चित्र में हम देखेंगे दादाजी पक्षियों को दाना दे रहे हैं, तो दादाजी क्या है, कर्ता है, पक्षियों को कर्म है और दाना भी कर्म है, तो यहाँ भी द्विकर्मी हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, द्विकर्मी कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, ध्यान से देखें, माँ करता है, दादाजी भी करता है, बराबर, पर माँ जो कर्म कर रही है तो बच्चे को और सेव को 2 कर्म किया उन्होंने। ठीक है ना, बच्चे को और सेव को उन्होंने 2 कर्म किया, तो ये क्या हुआ, द्विकर्मी हो, तो खिला रही है क्रिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर दादाजी करता है, फिर कर्म क्या है दादाजी का, दाना भी कर्म है और पक्षियों को भी कर्म है, दे रहे हैं, तो ये क्रिया है। तो मतलब यहाँ पर 2 कर्म आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, द्विकर्मी कहलाता है। स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि क्रिया का प्रभाव 2 कर्मों पर पड़ रहा है, अतः ये द्विकर्मी क्रिया होती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे मूल धातु से अकर्म तथा सकर्म क्रिया के शब्द बनाना। जो मूल धातु है उससे सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया कैसे बनती है वह यहाँ पर बताया गया है। तो पहला है यहाँ पर मूल धातु क्या है, यानी जो क्रिया का मूल रूट होता है वो क्या है, उठ। ठीक है, अकर्म क्या है, उठना, और सकर्म क्या है, उठाना। ठीक है, फिर मूल धातु है उड़, अकर्म क्रिया में क्या आएगा, उड़ना, और सकर्म क्रिया में क्या आएगा, उड़ाना। कट, कटना, काटना। चल, चलना, चलाना। चर, चरना, चराना। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे वाक्य प्रयोग से अंतर समझिए, वाक्य प्रयोग से अंतर समझिए।
जैसे पहला है सुबह जल्दी उठना है, तो सुबह जल्दी उठना है अकर्म क्रिया। फिर यहाँ पर देखेंगे इस पुस्तक को उठाना है, इन पुस्तकों को उठाना है, तो सकर्म क्रिया। कैसे पता चला? क्योंकि देखो पहले वाले वाक्य में सुबह जल्दी उठना है, उसके अंदर कोई विभक्ति चिन्ह है नहीं है, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है, तो ये सकर्म क्रिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसी प्रकार अन्य क्रियाओं का प्रयोग करके देखिए। अन्य क्रियाओं का प्रयोग किया है हमने अकर्म क्रिया से सकर्म क्रिया बनाना। ठीक है, जैसे अकर्म में क्या है? चेतक भागा, चेतक भागा। सकर्म क्रिया में क्या है? राणा प्रताप ने चेतक को भगाया। फिर बालक सो रहा है, माँ बालक को सुला रही है। माधुरी नाच रही है, सरोज माधुरी को नचा रही है। समझ में आया ना बेटा आप लोगों को? ओके, आगे हम देखेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना के पहले हमने किसके आधार पर देखा था? कर्म के आधार पर देखा था। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने देखा कर्म के आधार पर कितने भेद थे? कर्म के आधार पर 2 भेद थे, कर्म अकर्म क्रिया और दूसरा सकर्म क्रिया। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहला इसमें सामान्य क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा नाम धातु क्रिया, पांचवा पूर्वकालीन क्रिया और छठा है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में जिस वाक्य में एक ही क्रिया पद का प्रयोग किया जाता है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही क्रिया पद का प्रयोग किया जाता है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोनू ने दुकान खोली, रमा सेव लाई, तो यहाँ पर एक ही क्रिया के बारे में बता रहे हैं, अर्थात ये क्या होगा? सामान्य क्रिया कहलाती है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, प्रेरणा मतलब क्या होता है? किसी को बोलना। ठीक है, किसी को देना, कोई भी काम देना। तो क्या है यहाँ पर? जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता मतलब खुद काम न करके दूसरों से काम करवाते हैं या दूसरों से कार्य करवाते हैं, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एक बार हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी से कार्य करवाता है, अर्थात किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने पुत्र से आटा मंगवाया। ठीक है, माँ खुद नहीं कर रही पर उन्होंने अपने बच्चे से आटा को मंगवाया है। उसी प्रकार से दूसरे में देखेंगे अध्यापिका ने बच्चों से किताब पढ़वाई। तो अध्यापिका खुद नहीं पढ़ रही लेकिन उन्होंने बच्चों से किताब पढ़वाई, अर्थात ये क्या है? तो देखा आपने, अध्यापिका भी क्या कर रही है कि बच्चों से किताब पढ़वा रही है। तो यहाँ पर जो दूसरों से कार्य करवा रहे हैं या प्रेरणा देते हैं उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि इन वाक्यों में माँ और अध्यापिका कर्ता ने स्वयं क्रिया न करके, स्वयं काम न करके पुत्र से और बच्चों से करवाया, अतः मंगवाया पढ़वाई, तो शब्द प्रेरणार्थ क्रिया है। प्रेरणार्थ क्रिया के भी 2 प्रकार होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होगा कि जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है, जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं, कर्ता मतलब जो काम करने जा रहा है, जो मेन व्यक्ति है, कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है, उन्हें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी जी ने मोना को पढ़ाती है। दादी जी मोना को पढ़ाती है मतलब दादी जी भी उसके साथ शामिल हैं। ठीक है, दूसरे में जोकर दर्शकों को हंसाता है, तो जोकर और दर्शक दोनों एक दूसरे में शामिल हैं, तो ये क्या हुआ? प्रथम प्रेरणार्थक शब्द हुए।
तो यहाँ पर इन वाक्यों में दादी जी और जोकर स्वयं कार्य करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं, तो उसमें शामिल है वो, तो क्या होगा, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया में होगा जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल न होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों से कहानी सुनवाते हैं, अध्यापक बच्चों से कहानी सुनवाते हैं, तो यहाँ पर जो करता है वो शामिल नहीं हुआ, यानी अध्यापक शामिल नहीं हुए। दुकानदार नौकर से झाड़ू लगवाता है, तो दुकानदार क्या कर रहा है, नौकर से झाड़ू लगवाता है, तो यहाँ भी वो शामिल नहीं हुआ। अतः हम यहाँ पर कहेंगे अध्यापक बच्चों से कहानी सुनवाते हैं, दुकानदार नौकर से झाड़ू लगवाता है। इन दोनों वाक्यों में अध्यापक और दुकानदार करता है। मैंने कहा ना आपको, ये दोनों करता है पर दोनों शामिल नहीं है। कर्ता स्वयं कार्य न करके, काम न करके बच्चों और नौकर से काम करवा रहे हैं, अर्थात ये क्या होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अन्य उदाहरण कि क्रिया क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्या है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है। जैसे क्रिया है हंसना, प्रथम प्रेरणार्थक क्या है, हंसाना, और द्वितीय क्या है, हंसवाना। ठीक है, आगे हम देखेंगे चलना, चलाना, चलवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दुड़वाना, सोना, सुलाना, सुलवाना। फिर आगे हम देखेंगे संयुक्त क्रिया, बराबर। पहले हमने क्या देखा था, सामान्य क्रिया देखी थी, फिर प्रेरणार्थक क्रिया देखी थी। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब हम तीसरा देखेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो उसे संयुक्त मतलब जुड़ी हुई, एक से अधिक जुड़ी हुई, बराबर। दो से ज़्यादा जो क्रियाएं जुड़ जाती हैं आपस में उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है दो से अधिक जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे रमेश पढ़ रहा है, तो रमेश करता है वो तो पता है सभी को, पढ़ रहा है मतलब पढ़ मुख्य क्रिया है, पढ़ मुख्य क्रिया है, रहा है सहायक क्रिया। पढ़ रहा है तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों संयुक्त हो गई, संयुक्त क्रिया बनी। ठीक है, कल अतिथि चले, चले मतलब मुख्य क्रिया, जाएंगे मतलब सहायक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाक्य में 3 तथा दूसरे वाक्य में 2 क्रियाएं मिलकर पूर्ण भाव को अभिव्यक्त कर रही हैं। इस प्रकार एक से अधिक क्रिया होने तथा उसका संयुक्त रूप प्रयुक्त होने के कारण यह संयुक्त क्रिया कहलाती है। समझ में आया ना। साधारणतः मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, जो मुख्य क्रिया थी उसके साथ सहायक क्रिया का भी प्रयोग हुआ है, जिससे पहली मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया होती है जो कि मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है। इस प्रकार की क्रिया की संयुक्त क्रिया कहलाती है। आगे हम देखेंगे रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या होती है, तो जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया को और प्रभावशाली बनाती है तब वह रंजक क्रिया कहलाती है। जैसे रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आती है, उसका अपना अर्थ लुप्त हो जाता है। जैसे मोहन घूमने चलो, इस वाक्य में चलो और सौम्या स्कूल से लौट आई, और तीसरे वाक्य में दुकानदार ने दुकान बंद कर दी। ये क्या है, तीनों चलो, आई और दी, ये रंजक क्रियाएं हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया को और भी प्रभावशाली बनाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रंजक क्रिया कहते हैं। ठीक है,
फिर आगे हम देखेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। समझ में आ रहा है? पहले ही मैंने आपको बताया था ये कि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्द के पीछे प्रत्यय लगाते हैं तो वह नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे रवि दीवार रंगने लगा है, तो रवि दीवार रंग ने क्या है, ये प्रत्यय लगाया है इसमें, ठीक है, तो नया नाम धातु बन गया। उसी प्रकार से सेकंड देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। तो अपना तो क्या है, सर्वनाम है, लेकिन ना लगाने से, प्रत्यय का ना लगाने से क्या हो गया, नाम धातु बन गया, तो अपनाना चाहिए, ठीक है। सीता कविता दोहराने लगी है, तो दोहराना क्या है, विशेषण है, लेकिन उसके अंदर ने शब्द लगाया तो क्या हो गया, नाम धातु, प्रत्यय न लगा, इसलिए अच्छाई, रंगने, अपनाना और दोहराने, ये शब्द क्या हैं, नाम धातु क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रियाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। नाम धातु क्रियाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। तो पहला है इसमें संज्ञा शब्दों से, जैसा रंग, रंगना, बात, बतियाना, सर्व, शर्माना। फिर सेकंड है सर्वनाम शब्दों से, अपना, अपनाना। विशेषण शब्दों से दोहरा, दोहराना, गरम, गरमाना, लंगड़ा, लंगड़ाना। अनुकरणवाची शब्दों से टन टन, टन टनाना, खट खट, खटखटाना, हिन हिन, हिनहाना। फिर लास्ट, फिर हमारा आगे है, लास्ट नहीं है, आगे है हमारा 5th नंबर का पूर्वकालीन क्रियाएं, ठीक है। पूर्वकालीन क्रिया वह क्रिया जिसका पूरा होना दूसरी क्रिया से पूर्ण पाया जाता हो। वह क्रिया जिसका पूरा होना दूसरी क्रिया से पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, पूर्व मतलब होता है पहले। वह क्रिया जिसका पूरा होना दूसरी क्रिया से पूर्व पाया जाता, पहले पाया जाता हो, उसे पूर्वकालीन कहते हैं। जैसे अथवा क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया सर्वकालीन क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे मैं खाकर आया था, मैं खाकर आया था, अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो उपयुक्त वाक्य में आया था से पूर्व, आया था भी क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है आया था, बराबर, लेकिन इससे पूर्व खाकर, तो इससे पहले आ गया खाकर, तो ये क्या हुई, पूर्वकालीन क्रिया हुई, ठीक है। लिखा, लिखा से पूर्व देखकर, ठीक है, लिखा से पूर्व देखकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः यह पूर्वकालीन क्रिया है। पूर्व आने वाली क्रिया मूल धातु के साथ कर लगाकर बनती है, ठीक है। जैसे पढ़ तो पढ़कर, खा खाकर, जाग जागकर, सो सोकर, उठ उठकर, आ आकर, पका पकाकर, ठीक है। जो पूर्वकालीन क्रियाएं होती हैं वे कर शब्द लगाने से बनती हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम, च है कृदंत क्रिया। क्या है, कृदंत क्रिया। तो कृदंत क्रिया में क्या होगा, जो क्रियाएं क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती हैं। कृदंत क्रिया क्या है, जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती हैं उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे हिंदी में कृदंत क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। जैसे वर्तमान कालीन कृदंत क्रिया क्या होती, पढ़, तो पढ़ प्लस ता, तो ता लगाकर प्रत्यय क्या लगा, ता, तो पढ़ता। चल प्लस ता, तो चलता। फिर भूतकालीन कृदंत क्रिया में क्या है, दौड़, दौड़ प्लस आ, दौड़ा, ठीक है। फिर देख प्लस आ, देखा। फिर पूर्वकालीन कृदंत क्रिया में क्या होगा, दौड़ प्लस कर, दौड़ कर, दौड़ कर।
पढ़ प्लस कर, पढ़कर। समझ में आया आप लोगों को? आगे देखेंगे हम लिखित शब्द। ठीक है, क्या देखेंगे हम? लिखित शब्द। लिखित शब्द में हम देखेंगे, लिखित एक्सरसाइज में हम देखेंगे सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो इसमें पहला है जिन क्रियाओं को कर्म होता है, जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्म क्रिया कहते हैं। सही। दूसरा, सामान्य क्रिया में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। गलत। कृदंत क्रिया शब्द के अंत में उपसर्ग लगाकर बनती है। गलत। प्रत्यय लगाकर बनती है। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं क्रिया करता है। गलत। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं क्रिया करता है। गलत। अकर्म क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। गलत। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया बनती है। सही। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिए नाम धातु क्रियाओं पर सही निशान लगाइए। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिए नाम धातु की क्रियाओं पर सही का निशान लगाइए। इसमें संज्ञा शब्द है बात तो बतियाना, लालच लालची, बात तो बतियाना, लालच तो ललचाना, झूठ झुटलाना, शर्म शर्माना, अपना अपनाना। ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। निम्नलिखित वाक्यों की रचना के आधार पर उनके भेदों पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है इसमें अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा, रमा अपनी सहेली से बतिया रही है, तो नाम धातु क्रिया। माताजी नहाकर पूजा करने लगी, तो पूर्वकालीन क्रिया। दादी नौकरानी से झाड़ू लगवाती है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तन्ना खेल रही है, संयुक्त क्रिया। दादाजी थक कर बैठ गए, तो पूर्वकालीन क्रिया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कोष्ठक में दिए गए उचित क्रियाओं शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो यहाँ कोष्ठक में दिए हैं सामने, इसके अंदर से हमें सही क्रिया लिखकर वाक्य को पूरा करना है। तो पहला है मोहन शिमला से लौट आया। दूसरा, दादी ने माँ से दवा पिलवाई। क्या तुम बाजार जाओगे? जयेश स्कूल से आ गया। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त क्रिया छांट कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त क्रिया छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर पहले है वह कुर्सी से गिर गया, तो गिर गया। रमा नृत्य करके जा रही है। मैं खेलना चाहता हूँ। नेताजी 2 घंटे भाषण देकर थक गए, तो भाषण देकर। कल रात उसके घर चोरी हो गई। दादी जी घूम चुकी। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 6। निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रिया से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर पहला है माताजी खाना बनाती हैं, तो सकर्म क्रिया। शिक्षिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, सकर्म क्रिया। पुनीत चला जाएगा, अकर्म क्रिया। बच्चे बहुत देर तक काम करते रहे, सकर्म क्रिया। पुजारी पूजा कर रहा है, सकर्म क्रिया। सीता हंसती है, तो अकर्म क्रिया। ठीक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित वाक्यों में
पूर्वकालीन क्रियाओं का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में पूर्वकालीन क्रियाओं का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। तो पहला इसमें बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। सेकंड है, पिताजी ने नाश्ता किया, वह वे दफ्तर गए। पिताजी नाश्ता करके दफ्तर चले गए। अभिषेक घर आया, उसने खाना खाया। अभिषेक खाना खाने घर गया। पुलिस आई, पुलिस ने भीड़ को इधर उधर कर दिया। पुलिस ने भीड़ को इधर उधर किया। मम्मी ने नाश्ता किया, वह सो गई। मम्मी नाश्ता करके सो गई। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया को छांटकर लिखना है। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया को छांटकर लिखना है। जैसे पहले वाक्य में दिया है, राधिका स्वेटर बुन रही है, तो राधिका क्या है? कर्ता। स्वेटर क्या है? क्रिया, है ना। राधिका क्या, कर्ता क्या है? राधिका। कर्म क्या है? स्वेटर। और बुन रही क्या है? क्रिया है। समझ में आया ना। कर्ता क्या है? राधिका। कर्म क्या है? राधिका कौन सा काम कर रही है? तो राधिका स्वेटर बनाने का काम कर रही है। तो क्रिया क्या है? बुनना। ठीक है, बुनने का काम कर रही है। ठीक है, तो सेकंड वाले में देखेंगे, रहीम तांगा चलाता है। तो कर्ता क्या है? रहीम। कर्म क्या है? तांगा। क्रिया क्या है? चलाता है। आकाश गणित पढ़ रहा है। कर्ता क्या है? आकाश। कर्म क्या है? गणित। और क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। रेशमा कपड़े धो रही है। रेशमा क्या है? कर्ता। कर्म क्या है? कपड़े। धो रही है, क्रिया। सुभाष ने फौज तैयार की है। तो कर्ता क्या है? सुभाष। कर्म क्या है? फौज। और क्रिया क्या है? तैयार की है। आगे, बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। तो कर्ता क्या है? बच्चे। कर्म क्या है? बॉल। और क्रिया क्या है? खेल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 9। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करके लिखिए। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करके लिखिए। तो इसमें पहला है, मोनू चित्र बनाता है। तो मैं मोनू से चित्र बनवाता हूँ। फिर आगे, दीदी झाड़ू लगाती है। तो नौकरानी से दीदी झाड़ू लगवाती है। आगे, दादाजी पौधे को पानी देते हैं। माली से दादाजी पौधों को पानी दिलवाते हैं। दिलवाते हैं आएगा, दिलवाती नहीं आएगा, दिलवाते हैं। ठीक है, दिलवाती की जगह दिलवाते हैं। ठीक है, फिर रीता सामान लगाती है। तो नौकर से रीता सामान लगवाती है। मोहिनी कपड़े सिलती है। तो दर्जी से मोहिनी कपड़े सिलवाती है। समझ में आया ना। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, फिर इसके आंसर हमने नीचे दिए हैं। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है क्वेश्चन, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। दूसरा है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। फिर आगे है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो यहाँ पर लिखा है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो आंसर है नीचे, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। बराबर, पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रचना के आधार पर क्रिया के भेद।
रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो इसके आंसर देखेंगे हम। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया और कृदंत क्रिया। ठीक है, 6 क्रियाएं होती हैं। सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया और कृदंत क्रिया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या अंतर है? तो आंसर देखेंगे हम। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या अंतर है? तो पहला इसमें प्रेरणार्थक क्रिया ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी से कार्य करवाता है अथवा किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो और दूसरा है इसके अंदर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रियाओं में कर्ता स्वयं सम्मिलित न होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उन्हें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। समझ में आया ना आपको? पहले वाले में क्या था बताइए। पहले वाले में क्या था? प्रथम क्रिया और द्वितीय क्रिया में क्या था? 1 मिनट बेटा। हाँ, देखो बेटा, यहाँ पर थोड़ा लास्ट वाला पेज में थोड़ी प्रॉब्लम भूल हुई है। देखो, ये प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया लिखा है ना, उसके नीचे ही लिखा था प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया। ये प्रेरणार्थ क्रिया इसके नीचे वाले में जो हमारा कट हो गया यहाँ पर, तो वो नीचे लिखा है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया लिखा हुआ। ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पेज नंबर 137 पर लिखा हुआ है। ठीक है, 137 पेज नंबर पर लिखा है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थ। इसके जो ख लिखा है ना प्रेरणार्थक क्रिया, इसके नीचे ही लिखा हुआ है प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। तो मैंने द्वितीय वाला तो आपको दे दिया है, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा कट हो गया है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला आप अपने टेक्स्ट बुक में से देख के लिख लेना, 137 पेज के ऊपर है। ठीक है ना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लिखा और इसके ऊपर वाले में ही प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया लिखा, देख लेना और दोनों ही लिख लेना। ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया किसे कहेंगे? जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है, उन्हें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बराबर। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं सम्मिलित न होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। समझ में आया ना? दो आप लोगों को ये जो मैंने दिया है ना आपको, ये ऊपर वाला प्रेरणार्थक क्रिया, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 2 दिए ना प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय। तो प्रथम वाला मैंने यहाँ पर मुझसे कट हो गया है यहाँ पर, तो आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया देखकर लिख लेनी है आपकी टेक्स्ट बुक में से 137 बराबर। और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना। ये दूसरी वाली देखो, ये रही दूसरी वाली, और फर्स्ट वाली कट हो गई मेरे हाथ से। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ना, तो देख के लिख लेना। ठीक है ना बेटा। सेकंड वाला मैंने आपको दिया है और फर्स्ट वाला मुझसे कट हो गया है, तो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ फर्स्ट वाला कौन सा आपको लिखना है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आपको कौन सी लिखनी है, जरा मैं पढ़कर बोल रही हूँ और आप अपने टेक्स्ट बुक में देख के लिख लेना। ठीक है। उसमें लिखा भी है 137 पेज के ऊपर लिखा है फर्स्ट प्रथम प्रेरणार्थक, ऐसा हेडिंग डाली हुई, उसी को लिखना है। जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है, उन्हें
प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। फिर सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं सम्मिलित न होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है उन्हें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यही आपका, यही दोनों जो लास्ट वाला आपका क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या अंतर है, तो ये दोनों आपको लिख लेना है। ठीक है, सबको समझ में आया ना बेटा आपको क्रिया के अंदर? ओके, चलिए आपको, अब मैंने आपको क्रिया सिखा दी, क्रिया के कितने भेद होते हैं वो भी आपको सिखा दिया, फिर रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया। और जब अब इसमें कुछ भी ऐसा कुछ बाकी नहीं है जो मैंने आपको नहीं सिखाया है, तो एक बार आप क्या करना, ये जो क्रिया वाला लेसन है जो ग्रामर के अंदर पेज नंबर 132 नंबर पे लिखा हुआ है, जो लेसन है 20 आपकी ग्रामर बुक में, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ने के बाद आप मेरा वीडियो देखना, आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।